Hello everyone. Once again, welcome to our channel Unique Coaching Center. So लास्ट वीडियो में मैंने जो कवर किया था वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को मैंने कवर किया था। भारत की विदेश नीति क्या है उसके बारे में मैंने जिक्र किया था। अगर आप लास्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे जाके क्लिक करिए और वहां पर जाकर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगली जो मेरी आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप लोग देखते रहेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने भारत की विदेश नीति के बारे में डिस्कस किया था। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज की वीडियो को मैं एक पार्ट में खत्म नहीं कर सकता हूं, एक भाग में खत्म नहीं कर सकता हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जो इकोनॉमिक्स में बहुत रुचि लेते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजादी के बाद भारत ने कैसे विकास की रणनीति अपनाई? आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने कौन सी पॉलिसी फॉलो करी डेवलपमेंट के लिए? तो ये सवाल सबसे पहले खड़ा हो गया। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां थी। जब भारत आजाद हुआ था तो उसके सामने 3 चुनौतियां थी। पहली, एकता के सूत्र में बंधे रहने की चुनौती अर्थात यूनिटी। दूसरी, लोकतंत्र कायम करने की चुनौती अर्थात एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमें फॉर्म करना था। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है जिसका जिक्र मैं इस चैप्टर में करने वाला हूं, जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक विकास की चुनौती आई थी। अब भारत के समक्ष भारत 2 समस्याओं का समाधान कर चुका था। भारत ने 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना भी कर दी थी और पहला चुनाव भी कंडक्ट करवा लिया था। अब सवाल यहां पर आया कि हमें आर्थिक विकास की कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि विश्व उस वक्त 2 खेमों में बटा हुआ था। विश्व उस वक्त 2 खेमों में बटा हुआ था जिसमें हम पूंजीवाद के बारे में जिक्र करेंगे और समाजवाद के बारे में जिक्र करेंगे। अर्थात कोल्ड वॉर, शीत युद्ध उस वक्त प्रचलन में था, वो चल रहा था और उस वक्त यूएसएसआर और यूएसए के बीच में ऑलरेडी विरोध प्रदर्शन हो रहा था। भारत के समक्ष ये चुनौती खड़ी हो गई थी कि भारत को समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिए या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। यहां पर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें सार्वजनिक क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करनी चाहिए या निजी क्षेत्र पर, मतलब प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में। तो आइए टॉपिक पर समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्लानिंग क्या होता है, नियोजन क्या होता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर किसी कार्य को आप सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं उसे हम नियोजन कहते हैं। सिंपल है। अब हम बात करें इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग तो डेफिनेशन देखिएगा, इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इनटू different development activities in accordance with the nation priorities। तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि रिसोर्सेज का हम किस तरीके से यूटिलाइज करें। और ये किस तरीके से होता है? अगर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यही इकोनॉमिक प्लानिंग है। अर्थात आर्थिक नियोजन में हम संसाधनों के कुशलतम प्रयोग की बात करते हैं। अगर आप योजना आयोग की डेफिनेशन भी देखें प्रॉपर तरीके से तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करके अगर देश के विकास की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ते हैं उसे ही आप इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। नाउ फर्दर आगे समझते हैं। तो सबसे पहली चुनौती जब खड़ी हुई तो भारत ने क्या किया? भारत ने 1950 में योजना आयोग की स्थापना करी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना करी और इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। स्वयं प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको ध्यान में रखना आपको, अब प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पर 2015 में जनवरी 1 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग की स्थापना की गई। उसकी अध्यक्षता भी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो एंट्रेंस में आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बता दूं, भारत में प्लानिंग का अगर आर्थिक नियोजन के बारे में अगर सबसे बड़ा पिता माना जाता है, अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात की जाए तो हम पीसी महालेनोबिस के बारे में बात करेंगे। लेकिन 5 ईयर का जो कॉन्सेप्ट दिया था उनका नाम था ककंदन नंदराज, KN राज जिसे हम कहते हैं, KN राज के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो 5 ईयर जो 5 साल का जो प्रोविजन था वो KN राज साहब ने दिया था। लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए वो हमारे पीसी महालेनोबिस ने दिया था। ये आपके दिमाग में बिल्कुल बात होनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कॉपी में इसको नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, आगे समझिएगा। अब
इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो तीसरा चैलेंज था। मैं बता चुका हूं आप लोगों को, मैं आपको बता चुका हूं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो तीसरी चुनौती थी। कैसे? आर्थिक विकास भारत की तीसरी चुनौती थी, एकता के सूत्र में बंधे रहने की, लोकतंत्र कायम करने की, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती थी। और इसी पे हमें हमारे समक्ष बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, बहुत प्रॉब्लम फेसेस किए थे। वही आइडियोलॉजी नहीं समझ में आ रही थी कि हम कैपिटलिस्ट को फॉलो करें या सोशलिस्ट को फॉलो करें, अर्थात समाजवाद की तरफ प्रसार करें या पूंजीवाद की तरफ प्रसार करें, सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा योगदान दें या निजी क्षेत्र में ज्यादा योगदान दें। ये एक बहुत विकट समस्या खड़ी हो गई थी। आगे समझते हैं नीड फॉर प्लानिंग इंडिया। देखिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास में योजना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप योजना की बात अगर करते हैं तो किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको योजना की आवश्यकता होती है। और एक देश के विकास के लिए, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो राजनीतिक विकास हो, योजना की आवश्यकता होती है, प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो भारत ने भी योजना आयोग की स्थापना करी ताकि देश का आर्थिक विकास किया जा सके, वो इकोनॉमिक प्लानिंग के अनुसार किया जाएगा। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होता है? एक को बोलते हैं निर्देशात्मक योजना और दूसरे को हम बोलते हैं व्यापक योजना। अब ध्यान समझिएगा, ये नया कॉन्सेप्ट होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नया सुना होगा। ये दो तरीके की योजना होती है। निदेशक योजना क्या होती है? निदेशक योजना में आप ये समझिएगा कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई को ध्यान में रखते हुए अगर आप मार्केट में स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम रखते हैं, उसे हम बोलते हैं निदेशात्मक योजना। याद रखिएगा, निदेशात्मक योजना में सरकार का रोल नहीं होता है, सरकार की भूमिका नहीं होती है, निजी क्षेत्र की ज्यादा भूमिका होती है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, व्यापक में, इसमें सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात सरकार आर्थिक समृद्धि करने के लिए, देश का विकास करने के लिए इसमें भाग लेती है, परंतु निदेशात्मक योजना में वो भाग नहीं लेती है। इसमें निजी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब देखिए, जब विश्व पटल पर जब दो खेमों में राष्ट्र बटा हुआ था, अर्थात अगर देखा जाए तो दो ध्रुव में जब विश्व बटा हुआ था, जिसे हम कहते हैं बाइपोलैरिटी में था, जिसमें हम फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए के बारे में बात करेंगे जो कैपिटलिस्ट था ना। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्ट अर्थात पूंजीवाद। पूंजीवाद का अर्थ यह होता है कि उत्पादन के संसाधनों पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, अर्थात सरकार का कोई योगदान नहीं होना चाहिए, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट। और कैपिटलिस्ट जो था वो अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कोल्ड वॉर के टाइम पर। अब कैपिटलिस्ट की अगर हम मेरिट्स के बारे में बात करें तो देश का विकास तो होता था, लेकिन अधिकतम लाभ के साथ में। कैपिटलिस्ट की शुरू से ही सोच रही है कि अधिकतम लाभ की स्थिति को बनाते हुए देश का विकास करना है। लेकिन ये तो मेरिट्स बताया मैंने। अब डीमेरिट्स अगर हम कैपिटलिस्ट की बात करें तो समस्या ये आती थी कि सभी का विकास नहीं हो पाता था, कुछ तबकों का विकास होता था। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई। सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवाद, जिसका प्रसार जो है यूएसएसआर ने किया था, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अर्थात सोवियत संघ। इसके अकॉर्डिंग उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होगा। अर्थात समझिएगा कि यहां पर नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, प्लानिंग के हिसाब से सारा का सारा काम होता है। अब एक नॉलेज की बात बता दूं मैं आपको, यूएसएसआर पहला ऐसा कंट्री था जो 5 ईयर का प्लान इंडिया से उठाकर यूएसएसआर में जाके उसने अप्लाई किया था। लेकिन बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण भी ये रहा था। आप लोग जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। मिखाइल गोर्बाचेव साहब जो थे वो लेकर गए थे उसको। अब आगे देखिएगा, इसके बाद अब भारत ने क्या सोचा? अब भारत के समक्ष समस्या आ गई कि उसे पूंजीवाद की तरफ प्रसार करना चाहिए या समाजवाद की तरफ प्रसार करना चाहिए। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। अब भारत के समय बहुत बड़ी कठिन समस्या, बहुत बड़ा चुनौती खड़ा हो गया। हालांकि बहुत लोगों का जो गर्मपंथी विचारधारा वाले, जो रेडिकल कंजर्वेटिव, अलग अलग विचारधाराओं का मानना था कि भारत को उस वक्त स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अमेरिका के साथ जाना चाहिए था, कैपिटलिस्ट थॉट लेके चलना चाहिए था, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी लेके चलना चाहिए था, तो आज विश्व पटल पर भारत का एक अलग ही प्रारूप होता। लेकिन भारत ने क्या किया? मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सेवन किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ में निजी क्षेत्र का भी योगदान होगा। फर्क इतना होगा कि 51%, 51% जो योगदान होगा वो निजी क्षेत्र का होगा, अर्थात प्राइवेट सेक्टर का होगा, एंड 49% जो रोल होगा वो किसका होगा? पब्लिक सेक्टर का
होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब समझते हैं थोड़ा सा, अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट में चलते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब योजना आयोग की स्थापना कर दी गई। योजना आयोग की स्थापना देखा जाए तो भारत सरकार ने कर दी, उसके अध्यक्ष जो रहे स्वयं प्रधानमंत्री जी रहे। बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। अभी भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो भी प्रधानमंत्री जी हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या सवाल खड़ा हो गया कि मैंने आपको बता चुका हूं, मैं ऑलरेडी के एन राजू साहब ने 5 ईयर का प्लान दिया था कि हर सरकार जो आएगी वो 5 साल की अपनी एक रणनीति बनाकर आएगी जिसमें वो आर्थिक विकास, देश की समृद्धि में अब मैं आपको एक कमेंट बॉक्स में आपको इस सवाल का जवाब देना है कि समृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। बहुत माइनर डिफरेंस होता है बट आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट ग्रोथ दोनों के दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। समृद्धि और विकास दोनों के दोनों अलग, एक तरीके से देखा जाए तो दोनों अलग है, दोनों में अंतर है। ये कमेंट बॉक्स में हर एक व्यक्ति जो कमेंट करेगा उसको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 5 ईयर प्लान के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टैब्लिश किया गया था दैट वाज इन, आप समझिए 1951 टू 1956 के बीच में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टैब्लिश किया गया था। ध्यान से रखिएगा, यहां पर देख सकते हैं आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 टू 1956 के बीच में किया गया था। मैं यहां पर डेट लिख देता हूं तो काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, अगर हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें, अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो इसके मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा था चौधरी चरण सिंह को माना जाता है। सबसे ज्यादा योगदान उनका रहा था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था उसमें हमारा जो मूल मंत्र था और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमने बनाया था उसमें हमने कृषि पर ज्यादा जोर दिया था। हमने किस पे जोर दिया था? कृषि पर ज्यादा जोर दिया था। अब ध्यान समझिएगा, अब फर्स्ट 5 ईयर में कृषि पर ज्यादा जोर दिया था हमने, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहे, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे। अब देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 में, दूसरा 5 ईयर प्लान जो था आपका वो था 1956 से 1961 के बीच में, और तीसरा जो था 1961 से 1966 के बीच में। तो याद रखिएगा, अब दूसरी जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, उसमें क्या था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने इंडस्ट्री पे फोकस किया था, औद्योगिकरण पे हमने फोकस किया था, और इसका मॉडल जो तैयार किया था स्वयं पीसी महालनोबिस साहब ने किया था। ठीक है, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना से पहले, एक आजादी से पहले 1944 में एक बॉम्बे प्लान हुआ था। बॉम्बे प्लान में क्या हुआ था कि जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो एकत्रित हुए थे और उन्होंने कहा था कि जब भी 5 ईयर प्लान बनाया जाएगा, जब भी आजादी के बाद हम आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाएंगे तो हमें इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंडस्ट्री बनने से क्या होगा? रोजगार होगा तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा। तो बॉम्बे प्लान ये था। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने औद्योगिकरण पे ज्यादा योगदान दिया। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो 61 से 66 के बीच में था। इसमें हमने कृषि के साथ साथ में उद्योग पे भी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, अर्थात कृषि के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री पे भी हमने फोकस किया। नाउ यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहा फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान का, पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहा, तो पॉजिटिव इफेक्ट ये रहा कि बहुत अच्छी तरीके से फसल में वृद्धि हुई, काफी हद तक इसमें हमें बढ़ोतरी हुई प्रॉपर तरीके से, और तीनों 5 ईयर का पहला प्लान जो था, इनका जो मूल मंत्र था वो कृषि में विकास करना था, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो थी 70% जो थी वो किस पर निर्भर थी? वो हमारी इकोनॉमी जो थी 70% वो कृषि पर निर्भर थी। इसीलिए हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के बारे में हमने इन प्लानिंग कमीशन में किया। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो दूसरा पार्ट बनाऊंगा उसमें 12 के 12 पंचवर्षीय योजना, उनका समय काल और उनका उद्देश्य मैं डिस्कस करूंगा दूसरी उसमें। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति टर्म आने के पीछे बहुत बड़ा इतिहास रहा है, मैं अच्छी तरीके से दूसरी वीडियो में कवर करूंगा, बट अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूं आपको। हरित क्रांति बेसिकली न्यूजीलैंड से आया हुआ है और इंडिया में 1965 से 67 के बीच में ये आया था, जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी। लाल बहादुर शास्त्री की जब सरकार थी तब हमारे पास खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था, और उसी वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन आने की कुछ पॉजिटिव इफेक्ट रहे हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट रहे हैं, अर्थात सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव अमीर किसानों के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हम टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, फर्टिलाइजर लेकर आ रहे हैं, नई नई तकनीकें लेकर आ रहे हैं, तो यह अमीर किसानों के लिए फायदा हुआ, रिच जो फार्मर थे उनके लिए फायदा हुआ, गरीबों के लिए नुकसान हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन में और भी फायदे थे, वो क्या फायदे थे मैं आपको बता दूं कि पंजाब, बंगाल, हरियाणा,
और सभी क्षेत्रों में इसका मतलब काफी विकास हुआ था, काफी हद तक इसका विकास हुआ था। और नेगेटिव इफेक्ट आप वही कहेंगे कि अमीर गरीब के बीच में असमानता खाई रही और कुछ ही क्षेत्रों में इसका विकास हुआ। सो ये जो टॉपिक है ये सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट पे क्लियर होने चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे प्रॉपर तरीके से, समझ में आया तो आप अच्छी तरीके से मेंशन करेंगे। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, अगर मैं एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया था, कौन उसके अध्यक्ष थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो पूछता है कि प्लानिंग कमीशन फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब सेटअप किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सेकंड 5 ईयर प्लान कब सेटअप किया गया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल किसने दिया था, सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल किसने दिया था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके अलावा बॉम्बे प्लान कब हुआ था, ठीक है, कैपिटलिस्ट थॉट क्या होता है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, ये चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब आया था, ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये सारा का सारा जो होता है ये आपके एंट्रेंस पर्पज से अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जितना भी आप लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करी है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं श्वेत क्रांति, केरल मॉडल और उसके साथ साथ मैं 12 के 12 पंचवर्षीय योजनाओं का विस्तार में वर्णन करूंगा। उससे पहले इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में मेरी कमी, मेरी त्रुटि अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी ताकि मैं आगे और विकास करूं। आप लोग का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप लोग के सहयोग से बहुत प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेज मिलता है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे अच्छी तरीके से तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, मैं हर एक पोर्शन कवर करूंगा। मैं केवल पॉलिटी ही नहीं, मैं हर एक पोर्शन, हर एक सेक्शन का पोर्शन कवर करूंगा। मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा स्कूल्स के बच्चों के लिए। इसके अलावा लॉ स्टूडेंट के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, फैमिली लॉ, बेसिक चीज़ें अच्छी तरीके से मैं कंटेंट आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।